नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, आज द जय श्री अभिषेक तिवारी शो के सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ भाऊ तुरसेकर सर जुड़े हुए हैं फिर से। किंतु भाऊ हुँ, तुरसेकर सर हम सब की तरफ से जा रहे हैं अयोध्या की पावन धरती पे 20 जनवरी को ही 22 तारीख को इनको निमंत्रण मिला है। तो मेरा भी सौभाग्य है कि भाऊ वहाँ पर जाएँगे और जब फ़ोटोग्राफ्स भेजेंगे तो हम लोग भी उसको हुँ, अलग ढंग से बताएँगे। बाकी बहुत-बहुत बधाई। नमस्कार। बधाई आपके दर्शकों को है क्योंकि मैं नहीं मानता कि मुझे पर्सनल इन्विटेशन मिला है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये जितने लोग मुझे सुनते हैं उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए मैं जा रहा हूँ ऐसे मैं मानता हूँ। तो मैं आपके चैनल पर आता हूँ, ओमकार के जाता हूँ, संजय दीक्षित के जाता हूँ। हमारे जो है कुछ, तो उन सबका रिप्रेज़ेंटेशन कर रहा हूँ। नहीं तो वरना हमारी क्या औकात है, कीमत होती है। जी। देखिए, एक महाराष्ट्र की और राज बात बोलूँ, देखो जी। भगवान जिसको बोलते हैं ना हम, वो भगवान वगैरह कोई होता है ऐसे मैं नहीं मानता। हम जहाँ मत्था टेकते हैं उस पत्थर को भगवान बना देते हैं। तो जितने सारे दर्शक हमको देखते हैं, सुनते हैं ना, उनकी श्रद्धा का रिप्रेजेंटेशन या प्रतीक बन के हमको बुलाया जाता है। जी। अब महाराष्ट्र की राजनीति पे थोड़ा-सा जो हलचल है, उस पे बात करते हैं। एक तरफ तो बिखरा-बिखरा महागठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो कुछ बचा-खुचा था, वो भी जा रहा है। मिलिंद देवड़ा क्यों शिवसेना जॉइन किए और क्यों कांग्रेस छोड़े? इस पे थोड़ा-सा सर प्रकाश डालिए। नहीं, एक तो बात ऐसे कि कांग्रेस का कुनबा पूरा बिखरा हुआ है। उनके साथ देखो उनके कुछ 31-32 कॉर्पोरेटर थे। उसमें से जी। 10 मिलिंद देवरा के साथ चले गए। हुँ। उसके पहले 5 धारावी एरिया के माहिम धारावी के जो 5 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर थे, वो इनके पहले ही चले गए। तो कांग्रेस में 30-32 में से अगर 15 निकल गए तो बचा क्या? तो कांग्रेस का कुनबा पूरा बिखरा है और कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं बचा है मुंबई, कोई लीडर नहीं बचा। जो अपने-अपने अभी देखो साउथ बॉम्बे में कोई अमीन पटेल शायद है मेरा ख्याल है, वो हो जी। गए या असलम शेख वेस्टर्न सबर्ब में है, वो छोड़कर वो अपने बलबूते पर आते। जैसे हुँ। नवाब मलिक एनसीपी के उसके पहले समाजवादी थे, तो वो तो है नहीं। अच्छा इनकी जगह भी हम अगर बारीकी से समझने की कोशिश करें, तो ये भी अपने तरीके से यानी पहले कभी मुस्लिम लीग हुआ करते थे, फिर समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, कभी ओवैसी के साथ हुआ करते हैं, तो वो लोकल मुस्लिम लीडर है। हुँ। जो पार्टियां बदलकर अपना वोटर जो मुस्लिम वोटर है वो पकड़ के बैठे। तो बाकी की तो कांग्रेस मानो पिछले 10 साल में खत्म हो गई मुंबई। तो तो इसलिए मुरली अभी ये आपका मिलिंद देवरा जो है वो चला गया तो उसको कॉन्फिडेंस था कि उसकी जगह तो मिलने वाली नहीं क्योंकि वहां के शिवसेना बीजेपी के कॉम्बाइंड एमपी थे अरविंद सावंत, वो उद्धव के जी, साथ है, उद्धव है इंडिया अलायंस में। तो वो जी। तो सीट कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी जो है सिटिंग, तो हुँ। ये तो मिलने वाली नहीं। इस पर बहुत कानाफूसी हो रही थी, बयान आ रहे थे, तो उन्होंने समझ लिया कि मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कुछ एक दिन पहले मेरा ख्याल है जयराम रमेश से उन्होंने फोन पर बात की थी, तो जी, उस जी। पर उनको पता चला होगा कि नहीं ये सीट तो छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारे लिए और कोई सीट ढूंढते हैं। तो वो तो उसको मालूम था कि और कोई सीट ढूंढते मतलब तुमको हारने के लिए खड़ा कर देते। तो भाई कम से हुँ। कम पिता से लेकर उनके पिता मुंबई के मेयर रहे, मुंबई कांग्रेस के कम से कम मेरा ख्याल है 15 साल से ज्यादा अध्यक्ष रहे मुरली देवरा, जी, जी। फिर 2 बार एमपी रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे। तो उनकी जो पैठ है, उनकी जो ताकत है, वो साउथ मुंबई में है। अगर वो नहीं है तो ठीक है, शिंदे के साथ जाएँगे, वहाँ से एमपी बनेंगे। और एक बात और बोल दूँ, मैं नहीं जी। मानता कि ये डायरेक्टली शिंदे के शिवसेना में गए। इनको हुँ। बीजेपी ने वहाँ भेजा है, क्योंकि वो सीट तो बीजेपी के पास है नहीं, पिछले हुँ। 10 सालों से। उसके जी। पहले हुआ करती थी जब डिलिमिटेशन नहीं हुआ था 2004 तक, वो सीट अलग थी और 2009 के बाद जो डिलिमिटेशन हो गया तो उसमें साउथ सेंट्रल मुंबई जो थी उसके आधा हिस्सा उसमें चला गया। तो इसलिए
शिवसेना का पलड़ा वहां भारी था, इसलिए बीजेपी और कंबाइन इसमें अलायंस में वो सीट शिवसेना को दी गई, वरना वो सीट पहले से बीजेपी के पास रहती थी। जयवंती बेन मेहता जो रही है, अभी है नहीं, उनका देहांत हो गया, वो वहां से एक बार चुनकर भी आई, एक बार हारी भी है, मिलिंद देवरा से ही हारी है। जी 2009 में मिलिंद देवरा से ही हार गई थी। भाऊ, इसी दौरान बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी या एनडीए महाराष्ट्र में 20-22 से अधिक सीटें नहीं जीतेगी, बड़ी कमजोर हो गई है। आप इसको विशुद्ध नैरेटिव मानते हैं या आपको लगता है कि बीजेपी और एनडीए अभी भी वास्तव में कहीं कमजोर है और उद्धव के ठाकरे के प्रति एक लहर है, एक सिंपैथी है शिवसैनिक वोटरों में, या फिर जो एक सिंपैथी वाली बात होती है वो शरद पवार की तरफ है? नहीं नहीं, बिल्कुल है, ये सिंपैथी जो है वो मीडिया में है, विश्लेषकों में है। लेकिन दुर्दैव की बात है कि वो जो इनकी सिंपैथी है या इनके वोट है, वो ईवीएम में पकड़े नहीं जाते और चुनाव आयोग उसकी गिनती नहीं करता। तो इसलिए सिंपैथी भरपूर है। आप पूरा मराठी मीडिया देखो, पूरा मराठी मीडिया पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत भारी सिंपैथी है उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए, लेकिन चुनाव आयोग इसकी गिनती नहीं करता ना। अभी क्या करेंगे, ईवीएम भी हटाएंगे, बैलेट पेपर पर वोटिंग लेंगे, तो भी बैलेट पेपर सिर्फ मीडिया के हो, विश्लेषकों को हो, ऐसा तो कानून नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कुछ 48 सीटें, उसमें से 88 सीटें भी राहुल, उद्धव और शरद पवार मिलके ला सकते। सिंपैथी वाली ये सीटें। बात, हाँ सिंपैथी वाली, हाँ सिंपैथी वाले वोट गिनने चाहिए। हाँ, और दूसरे किसी को वोट ही नहीं करने देना। इस ढंग का कानून पास करेंगे तो हो जाएगा ना। और हाँ, फिर 48 के मीडिया वाले ही 88 भी वोट हो करेंगे। सकते। तो हाँ, फिर तो मामला ये है 88 ना भी कि हो सकते। आप मुझे बोले जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली है उसके बाद 3 फेरों में ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए। अगर जी तीनों चुनाव में और कम से कम मेरा ख्याल है 6-7 हजार ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में। इन जी तीनों चुनाव में हर बार अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी लास्ट नंबर पर रहती है तो इसको कौन सी सिंपैथी बोलना है मुझे, क्या सिंपैथी है? अभी बीच में तीसरा राउंड हो गया, वो तीसरे राउंड में शरद पवार की भी पार्टी टूटी। हाँ ठीक है, अब ये बात है कि जब पहले 2 राउंड हो गए थे ग्राम पंचायत चुनाव के, तो पहला नंबर तो बीजेपी का था, जी दूसरे नंबर पर एनसीपी थी, तीसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे का गुट था, चौथे जी नंबर पर कांग्रेस थी, 5वें नंबर पर उद्धव सेना थी। अब तीसरा राउंड हो गया तब एनसीपी टूट गई थी। जी तो दूसरे नंबर पर दूसरा और तीसरा नंबर जो है वो एकनाथ शिंदे और इनका रहा, अजीत दादा का रही। कांग्रेस का रहा। अच्छा तो एनसीपी भी चौथे नंबर पर, 5वें अजीत दादा चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर, शरद पवार 5वें नंबर पर और उद्धव ठाकरे 6ठे नंबर पर। इसको सिंपैथी बोलते। यानी मुझे हाँ, लगता है कि सिंपैथी का मतलब जो हारेगा उसको सिंपैथी है। तब तो राहुल गांधी को भी ये, भाऊ सिंपैथी हाँ बहुत है। बिल्कुल, राहुल गांधी को बहुत बड़ी सिंपैथी है ना। 2014 से लगातार जीत रहे, सिर्फ काउंटिंग में हार गए। आप अगर 2014 से लेकर आज तक का ल्यूटियंस मीडिया देखोगे तो आपको पता चलेगा राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी सिंपैथी है। अब वो मणिपुर से निकले हैं, तो मणिपुर से निकलने के बाद पहाड़ों से गुजर रहे हैं, पहाड़ खाली पड़े हैं, रास्ते खाली पड़े हैं, इनकी बस दौड़ रही है, रास्ते पर इनको देखने वाला तक कोई नहीं, क्योंकि इतनी मामूली बस्ती वहां है कि आपने पहले 3-4 दिन के लिए रूट ही ऐसा चुना है कि रास्ते पर लोग हो ही नहीं सकते। यानी कितना बढ़िया प्लानिंग है देखो सिंपैथी का, कि देखो हमारे राहुल गांधी दिल्ली से होकर मणिपुर पहुंचे और रास्ते पर लोग इनको देखते तक नहीं। ऐसा ये जो रुदालिया है, इनके रुदालियों के मन में सिंपैथी जनरेट करने के लिए ही ये पदयात्रा राहुल गांधी ने निकाली है।
और राहुल गांधी मानते हैं कि इनकी सिंपैथी पर मैं जीतने वाला हूं, तो जीते भाई, कौन रोकेगा। लेकिन भाऊ अभी शिवसेना के संजय राउत ने कहा, आपको तो निमंत्रण भी मिला रामलला के वो मंदिर को आप देखेंगे भी, कि जहाँ पे बाबरी विध्वंस नहीं हुआ, हुआ था, उससे 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। एकदम सफेद झूठ। आपको भी पता है, कल आपने मुझे जब फ़ोन किया था तो मैं बता रहा था कि मैं कहाँ-कहाँ घूम के आया हूँ अयोध्या में। मंदिर वहीं बन रहा है। लेकिन ऐसे में अगर संजय राउत जैसे नेता भी मीडिया में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे और उस बाइट को इतना चलाया है, जो खैराती मीडिया पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के यूट्यूबर हैं, चीनी यूट्यूबर गैंग, ये और भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। ये सब किया क्यों जा रहा है? आपके राजनीतिक तजुर्बे के अनुसार भाऊ आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि संजय राउत बिल्कुल सच बोले, बिल्कुल सच बोले, जी। क्योंकि उनका दिमाग ठिकाने पर है नहीं ना। अच्छा। तो उनका दिमाग जहां है वहां से आप कुछ टेप लेकर गिनो तो आपको पता चलेगा कि तो 3 किलोमीटर बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 3,000 किलोमीटर दूर बन रहा है। पर अबू धाबी में बन रहा है, यहाँ कहाँ बन रहा है? क्योंकि इनका दिमाग देखो, एक बात बोलते, आपने पहले शुरू में बोल दिया कि मुंबई से भाऊ जुड़ रहे, तो लोगों के दिमाग में पक्का है मुंबई कहाँ है। आप पटना में बैठे हो तो डिस्टेंस कितना है मालूम है, ठीक है। हम्म। अगर मैं मुंबई में बैठा हूं और आप बोलेंगे भाऊ दिल्ली से बोल रहे, तो वो आपके दिमाग की उपज है ना, कि मैं तो हाँ। मुंबई में बैठा हूं। आप अगर मुंबई को दिल्ली मानने लगे तो आपके दिमाग की उपज है। तो जी। इसलिए संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनका दिमाग जहां बैठा है वहां से वो लंबाई गिनते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये हमको, ये देखो, आप एक बात समझ लो कि मुझे मुंबई से अमेरिका जाना है, हम्म। ठीक है। अमेरिका जाना बात अलग है, लेकिन अमेरिका जाना है तो कहां से निकलोगे आप? मुंबई से निकलोगे। तो मुंबई मुंबई से नहीं। इंडिया, इंडिया में कहा मुंबई, मुंबई तो सांता क्रूज शहर एयरपोर्ट, वो स्पॉट डिटेल हो जाता है। अगर मैं मान लू कि पुणे, पुणे ही मुंबई है और पुणे में इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं पुणे से निकलने वाला हूं, तो और क्या कर सकते हैं आप? ये सब मानने की बातें है ना। मुंबई को मुंबई भी क्यों बोला जाएगा, अयोध्या को अयोध्या क्यों बोला जाएगा? तो भाई हाँ, ये करोड़ों भी लोग ठीक। मानते हैं कि ये अयोध्या है। अब अगर आपके संजय राउत है, वो बांद्रा ईस्ट को अयोध्या मानते हैं और मातोश्री को ओरिजिनल बाबरी की जगह मानते हैं, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे कि 1500 भाऊ ये किलोमीटर कटाक्ष दूर लाते मंदिर कहाँ से आप? बनाया। हाँ, मातोश्री को आपने बोल दिया बाबरी, बाबरी मानते हैं, ये कटाक्ष कहाँ हाँ, से वो लेके आते बाबरी हैं? इस गिरा पे तो आपको एक अलग इन्होंने। एपिसोड कर देना चाहिए। नहीं नहीं, एक बात आप समझ लो कि इनका इनका जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें शिवसेना का आप मातोश्री नाम क्यों जानते हो? आप अखिलेश के बंगले का नाम जानते हो? नहीं जानते। आप नीतीश के बंगले का नाम जानते हो? नहीं तो आप जानते। मातोश्री क्यों जानते हो? क्योंकि शिवसेना वहीं से बाला साहब चलाते थे। जी। वो एक स्थान महात्म्य है, व्यक्ति महात्म्य। स्थान महात्म्य कहां से आया? व्यक्ति महात्म्य से आया। बाला जी। साहब एक पर्सनैलिटी थी। वो जहां हम्म। बैठकर अपनी राजनीति करते थे उसको मातोश्री कहा जाता था। हाँ, तो वही बात है ना कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर बन रहा है, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अयोध्या, अब आप जिसको अयोध्या मानते हो वो उसको अयोध्या नहीं मानते ना। तो हम्म। किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। उन्होंने जहां गिराया था वहां नहीं बैठ रहे, ऐसा अगर बोल रहे हैं, तो जहां इन्होंने शिवसेना गिरा दी है, वो तो मातोश्री, बाला साहब की शिवसेना वो मातोश्री में थी, वो इन्होंने हम्म। गिराई है ना। तो वो उसको ही बाबरी समझ रहे होंगे। तो उस अच्छा, ये भी टर्मिनोलॉजी में जाओ तो आपको पता चलेगा क्या है। आप देखो, दिल्ली, अब इंडिया में हो, भारत में हो, और आपको कोई पूछेगा कि भाई कैपिटल सिटी कौन सा है, राजधानी कौन सी है, आप दिल्ली बोलोगे। जी। लेकिन दिल्ली को ही कैपिटल भी बोला जाता है। आप अमेरिका में होगे तो बोलेगा वॉशिंगटन, ठीक है। जी। तो इसलिए इनका, अगर इनकी दुनिया ही सिर्फ बांद्रा ईस्ट में बची है, तो इनके लिए अयोध्या ही बांद्रा ईस्ट है।
तो इसमें ये भी ठीक। जन्मस्थान कौन सा आता है? उद्धव ठाकरे का जन्मस्थान कौन सा है? मातोश्री। मातोश्री। तो वो आप उनको समझने की कोशिश नहीं करते। मैं समझने की कोशिश करता हूं ना, इसलिए मैंने बोला कि संजय राउत बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कल अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गए थे झंडा लेकर के। तो वहां पे जो अयोध्या में श्रद्धालु थे उन्होंने कांग्रेस का झंडा फाड़ दिया, उनको दौड़ा दौड़ा के उनका जो स्वागत किया जाता है वो स्वागत हुआ। तो लोग कहे कि भक्त उग्र हो गए, मोदी राज में हिंसा हो रही है, हिंसक बनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको भाऊ, इस पूरे प्रकरण को जो कि कल अयोध्या में हुआ, भक्तों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है कांग्रेसियों को। नहीं, बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि क्या है कि ये अगर राहुल में व्यग्र है तो हमको तो उग्र बनना पड़ेगा ना। आप गए क्यों वहां? आपके पार्टी ने आपको मना किया है कि ये बीजेपी का सब ये, तो 4 दिन पहले 4 दिन बाद में क्यों जाएंगे आप मत जाओ, 1 साल के बाद जाओ, जब रामनवमी आएगी तो जाओ। आप उसको इश्यू क्यों मान रहे कि आज? और उन्होंने असल में तो मैं बोलूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका घोषणा पत्र अजय राय ने और भूपेंद्र हुड्डा ने डिक्लेयर कर दिया, अब की बार कैसे? डुबकी मार। अच्छा, अब की बार डुबकी मार। उनको तो 400 पार है, इनका तो डुबकी मार है, डूबना ही है। तो वहां जाकर डुबकी मार गए। तो देखो, लोगों का गुस्सा आज लोगों ने अयोध्या में मारा है, तो उसका जी। सिग्निफिकेंस है कि अगले चुनाव में आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में मारेंगे और वोटों से मारेंगे, ईवीएम से मारेंगे। इसका ये सिग्नल है। समझने वालों को समझना है, ना समझे वो अनाड़ी है। इनको जाने की जरूरत नहीं थी, इनको जाने की झंडा को जरूरत फाड़ा नहीं थी। इसलिए भाऊ। एक बात आप समझो, एक बात आप जी। समझो, जो नास्तिक होता है ना, उसमें जी। भी आस्तिक होता है। हाँ। क्योंकि उसमें से न निकाल दो तो क्या बचता है? आस्तिक आस्तिक। बचता है। जी। क्योंकि जो आस्तिक होता है, श्रद्धालु होता है, उसके दिमाग में पक्का होता है यहां राम जन्मा है, हाँ। भगवान श्री राम का जन्म यहां हुआ है। तो उसको नकारना ये भी एक आस्था हो गई ना। इसलिए नास्तिक भी आस्तिक होता है और आस्तिक से भी ज्यादा आस्तिक होता है, क्योंकि आस्तिक को नकारना इसके जिंदगी का एक पहलू, अहम पहलू बन जाता है। वरना ये नौबत नहीं आती। आज कांग्रेस जिसमें फंसी है, तो जो कहते हैं ना, महाभारत में अर्जुन ने जब मां की पेट में था तब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेद कैसा करना है सुना था, वो निकल जी। गया। लेकिन वहां से निकलना कैसा है ये तो इसने सुना नहीं था। बिल्कुल। अब देखिए कि हमारे उद्धव ठाकरे कोर्टबाजी के चक्रव्यूह में फंस गए और ये पदयात्रा और प्राण प्रतिष्ठा के चक्रव्यूह में फंस गए। क्या जरूरत थी? आपको अगर कोई पत्रकार भी पूछे आकर सामने से कि क्या आपको निमंत्रण मिला नहीं मिला, वो बोल सकते जो आप व्यक्तिगत मामला है, आप क्यों पूछेंगे? अच्छा, फला फला कि अभिषेक तिवारी की शादी आपको न्योता मिला है, ऐसा उस पत्रकार को कांग्रेस वाले ने पूछना चाहिए था। क्यों क्यों पूछ रहे हो आप? अगर सही बात है। उस 8-10 हजार लोगों को, गिने चुने लोगों को इन्विटेशन जा रहा है, तो भेजने वाला ट्रस्ट है, मिलने वाला इनवाइटी है, तो बीच में पत्रकारों को आने की जरूरत ही क्या थी? सही तो बात ये है। आप उल्टा पूछ सकते थे कि भाई पर्सनल है, पार्टी कोई निमंत्रण नहीं है, तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ठीक अगर बात है। भेजा है कि नहीं, मिला है कि नहीं, ये जाके उस ट्रस्ट को पूछो। ये भी कांग्रेस वाला बोल सकता था। बोल सकता था। इसीलिए तो ये चक्रव्यूह है, ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। लेकिन जो होने वाला है उसको बीजेपी वालों ने इस ढंग से पेश किया है जिसको चक्रव्यूह माना जाता है। निकल ये पाएंगे राहुल भूल। गांधी चक्रव्यूह से? अब एक बात देखो आप कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, है हम सुनते हैं। एकलव्य उनको गुरु मानता था, लेकिन क्या शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य ने? बिल्कुल नहीं दी थी।
नहीं। फिर भी वो गुरु मानता था, तो इन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी थी। जी। आज के जितने ल्यूटियंस दिल्ली के पत्रकार है, जेएनयू के बुद्धिजीवी है, सेक्युलर बुद्धिजीवी है, ये सब आज के समय के द्रोणाचार्य है, जिन्होंने मोदी को पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं दिया, फिर भी बार ये करो वो करो वो करो वो करो अंगूठा मांग रहे। लेकिन ये 21वीं सदी का द्रोणाचार्य एकलव्य जो है, वो अंगूठा काट कर नहीं दिखाता, अंगूठा दिखाता है। दो युग के एकलव्य है। फर्क इतना है कि समय बदल गया है, इसलिए वो अंगूठा दिखा रहा है, अंगूठा काट कर नहीं दे रहा है। अब वो तो द्रोणाचार्य उस समय के थे, ये आज के एकलव्य है। तो ये तो यज्ञ कांड में भी चक्रव्यूह बना देते हो, आप फंस जाते हो। वो तो ये आज के तो इनविटेशन द्रोणाचार्य मामला बनाकर अयोध्या में जंक्शन का उद्घाटन किया, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, निकल गए लक्षद्वीप, फिर वहां तमिलनाडु गए और कहीं जा रहे, और ये फंसे बाहर कैसे निकले? ये बाहर कैसे निकले? क्योंकि आधा ज्ञान लिए हुए ये सब अभिमन्यु है। चक्रव्यूह भेदने को तो निकले, लेकिन जब व्यूह भेदना होता है तो वहां से निकलना कैसा, ये भी समझना जरूरी होता है। जी, मुझे लगता है भाऊ आजकल के ये जो लुटियंस पत्रकार हैं, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, ये द्रोणाचार्य भी नहीं है। इन्होंने खुद ही अपने ही भक्तों को, राहुल गांधी को उलझा दिया अपने पेज में। ये भी एक हो सकता है ना? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए एक बात है, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, ये इनके पास मत तो नहीं भूलिए। है वो भी। हाँ, तो इनको शुक्राचार्य बोलना गलत है। हाँ। वो अगर होती तो ये कांग्रेस को जिंदा कर देते, आप गलत उपमा दे रहे हो। हाँ, ये भी ठीक है। इनके पास संजीवनी विद्या नहीं है। अगर हम्म। होती अगर होती समझो है भी, तो मोदी जी कच्छ बनकर इनके पेट में चले गए और विद्या लेकर बाहर आ गए। देखो, ये मैं इनको उनको पुराण कथा नहीं मानता, उसमें कोई आशय है वो समझना चाहिए। हाँ, नहीं उसमें मैं कोई हमको साक्षात्कार दर्शन दिया है, अगर वो समझ नहीं। अब देखो, आपने द्रोणाचार्य से शुक्राचार्य लाया, तो उसमें भी मैं आशय निकाल सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैंने वो कथा मनोरंजन के लिए नहीं सुनी। और बिल्कुल। इसी ढंग से मैं राहुल गांधी को भी गंभीरता से सुनता हूं, कि मैं मेरे तरीके से उनको नहीं गिनूंगा। मैं पहले समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी सही कैसे है, संजय राउत सही कैसे है, और फिर भी वो अगर गलत साबित हुए मेरे लिए, तो मैं बोलता हूं वो गलत है। तो राहुल गांधी, जिनको शुक्राचार्य समझे बैठे हैं, वो कोई आचार्य भी नहीं है। ये तो योगेंद्र यादव है, तो ये तो यादवी पैदा करेंगे ना। और यादवी में क्या होता है, एक दूसरे का मत्था फोड़ते। तो मिलिंद ये भी नार्वे, ठीक। मिलिंद क्या देवरा, ये सर मिलिंद फोड़कर देवरा। निकल गया। ज्योतिरादित्य निकल गया, RSN सिंह निकल गया, एक एक करके निकल रहे। ये मुझे अजीब, थोड़ा और बोल दो कि जी। देखो, ये मेरी समझ में नहीं आता कि आप कितना भी छोटा आपका दुश्मन हो, तो आपकी औकात, ये शिवाजी महाराज का नाम लेते। शिवाजी महाराज इतने अच्छे रणनीतिकार थे, उनको मालूम था कि खुले मैदान में मुगलों से लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनको लाखों की फौज है, मेरे पास तो कुछ हजार बच्चे हैं, लड़के हैं। तो उनको छेड़ते थे और भागकर पीछे आते थे, और पहाड़ियों में उनको कॉर्नर करते थे और मार देते थे, कि मेरी ताकत कहाँ ज्यादा काम आएगी, ये उनको मालूम था। तो आपकी औकात मुंबई महाराष्ट्र के लिए कम है, और आप दिल्ली पर चैलेंज करने जा रहे हो। 40 साल से उन्होंने औरंगजेब को यहाँ बिजी रखा था महाराष्ट्र में मराठों ने। जी। तुम मराठा बोलते हो, शिवाजी का नाम लेते हो, आपको शिवाजी और मराठों की रणनीति तक नहीं मालूम, जो तंदावर से लेकर अटक अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। तो नाम लेने से नहीं होता ना, नाम लेने से नहीं होता। और एक बात बोल दूं आपको, कि जी। कल भी उपनाथ जी से बात कर रहा था, कि बोले मेरी समझ में नहीं आता
कि तू नफरत की बाजार में जाकर मोहब्बत की दुकान निकाल रहा है। अरे नफरत की बाजार में तो नफरत खरीदने आएगी ना, आपकी मोहब्बत कौन खरीदेगा? आप चिकन मटन की बाजार में जाओगे तो वहां सब्जी गोभी मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? हाँ। यहाँ तो खरीदार आएंगे, वो नॉनवेज खरीदने आएंगे। आप दिल्ली दरबार होटल में जाओगे और बोले ले यार रबड़ी लेके आ, कौन रबड़ी देगा आपको? या ये भी किसी ठीक है। हलवाई के दुकान पर जाकर आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे तो बिरयानी खानी है, कैसी मिलेगी भाई? यानी कौन से बाजार में जाना है, कौन सी दुकान खोलनी है, हमारे पास माल क्या है ये भी पता नहीं है, बार बार दुकान खोल रहे और दिवाला निकल जा रहे। तो ये बातें तो होती न्याय रहती है। यात्रा मतलब आपने समराइज कर दिया। हाँ, वो न्याय यात्रा का बिल्कुल मामला है ना। तो यही अब देखो एक साथ दो यात्रा निकल गई। जी। वो यात्रा जहां खत्म होने वाली है मुंबई में, वहां से मिलिंद देवरा निकल पड़े। ये बोल रहे जी। हैं भारत जोड़ो यात्रा, ये बोलते हैं कांग्रेस छोड़ो यात्रा। दोनों यात्रा एक दिन ही निकल गई है ना। अब देखते जब एक दूसरे के सामने पहुंचते तो क्या होता है। अरे हाँ, 300 ये से इंटरेस्टिंग ज्यादा है। सीटों पर आप यात्रा निकाले हो, आपकी औकात 15 सीटें जीतने की नहीं है उस वहां। और जहां से 10 सीटें भी नहीं निकलती, इसके लिए आपने 15-20 दिन दिए हैं उसमें से। तो आपको तोल मोल भाव भी समझता है नहीं, किसी ने बोल दिया। अब देखिए यहाँ उनके साथ योगेंद्र यादव निकल गया। क्या मालूम उनको अमित शाह ने सुपारी दी है या नरेंद्र मोदी ने दी है कि जा भाई बचा कुचा है वो भी डुबा ले। वो तो कह रहा है केजरीवाल कि सही हमारा समझ। लक्ष्य, भाऊ वो तो कह रहा है हाँ हमारा लक्ष्य बीजेपी को अकेले 272 सीट पे रोकना है, कि 272 हाँ, ना पहुंचे, बिल्कुल। ये 271 रह जाए। अब वो तो जहां से निकाला है उधर तो 172 पर रुकेंगे और नीचे जाकर 50-60 सीटें बीजेपी लाएगी तो हो गए 325। यानी योगेंद्र एक यादव का बात है ना, आपको आपको अगर पटना से चेन्नई जाना है तो जी। सही ट्रेन पकड़नी चाहिए ना। आप अमृतसर ट्रेन पकड़ोगे और बोलेगे मैं चेन्नई जा रहा हूं तो कैसे पहुंचेगे? आपको जीतने के लिए लड़ना होता है। आप दूसरे को हराने के बाद क्या है, उनको हराओगे तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट भी बनानी है ना। इसका क्या प्लान है? आप देखो हम तो छोटे मोटे नागरिक है। हमारी बेटी जी। अगर कहा ब्याहनी है तो हम पूछेंगे ना लड़का क्या करता है, लड़का कहाँ है, क्या नौकरी करता है, गांव में रहता है, खेती करता है या किसी कारपोरेट ने का पूछेंगे ना। आप बोलोगे नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, बेटा है ही नहीं है, वो बाद में देखेंगे। पहले तुम हमको हम बेटी का हाथ मांगने हैं, बेटी का हाथ दे दो। ऐसे कोई हाथ देता है क्या? 5 साल की जिंदगी इंसान की होती है। जो वोटिंग करता है वो 5 साल के लिए करता है। जी। तो आप उसको इतना मजाक समझते हो कि बाद में देखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उन्होंने हमको तो बाजू वाले को दिखाना है, हमारे भी बेटी की शादी होती है, भले बेटा हो ना हो। वो हमको चिढ़ाते रहे सालों साल कि आपके यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ। तो हमको उनको दिखाना है, अरे बेटा नहीं हुआ तो क्या होगा, बहू तो लाई। ऐसा होता है कि कितना सिंपल व्यवहार है देखो, कि हमारे घर में बेटा पैदा नहीं हुआ, बाहर वाले चिढ़ाते हैं तो उनको दिखाना है बेटा नहीं तो क्या हुआ, बहू तो लाई। बहू तो लेके, इससे ये भी इससे ठीक है। आगे और क्या स्ट्रेटेजी है इंडिया डॉट की, ये मुझे बताओ। तो इतनी बातें जाते जाते बोल दिया। जी। भाऊ, हमारे साथ आप नमस्कार। जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और अयोध्या में आप जब जाएँगे तो हमारे साथ आप फ़ोटोग्राफ वगैरह जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, उसके लिए पहले से ही जरूर आभार। जरूर। नमस्कार।